नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। दोस्तों आज आपको बताएंगे सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए कि सर फर्स्ट ईयर की ड्राइंग चल रही है, इसके अलावा थ्योरी भी चल रही है, लेकिन सेकेंड ईयर की भी ड्राइंग नहीं चल रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट करें। और आपका पहला लेसन था इसमें अल्टरनेटिंग करंट, यानी आपकी ऐसी थ्योरी का लेसन है वो क्लियर कराएंगे। और उसमें आपको मालूम है जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको पहले पूरे करवा दिए। अगर 1-2 क्लास और बची है वो और करवा देंगे। अगर आप लगभग 3 क्लास करा दी, उनमें लगभग आपके 50-60 प्रतीक चिन्ह भी हो गए। और कन्फर्म एग्जाम में इनमें से ही प्रतीक चिन्ह आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है 2 क्वेश्चन आते हैं प्रतीक चिन्ह के। तो 2 क्वेश्चनों में लगभग क्वेश्चन क्लियर हो गई। अब 1-2 क्लास बची वो आगे क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते मेन पॉइंट पे आते हैं। और आज का आपका लेसन है यानी AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो अब अल्टरनेटिंग करंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि एक तो आती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट, एक आती है डायरेक्ट करंट। अब आपकी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा तो वो ये होती है, यानी वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी AC विद्युत धारा। अब दूसरी आती है DC यानी डायरेक्ट करंट। वो क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वो आपकी DC विद्युत धारा कहती है। अब बात करें इन परिभाषाओं को आपको कुछ नहीं लेना है, इसमें आपको ओनली इनके डायग्राम याद रखने हैं। तो अभी ज़्यादा वक्त खराब न करते मेन आते पॉइंट पर डायग्राम पे। तो सबसे पहला बता दें हम आपको AC करंट। AC करंट, अब AC करंट के आपको टाइप ऑफ AC करंट यानी AC करंट के कितने प्रकार होते हैं। तो AC करंट मुख्य 3 प्रकार की होती है, 1, 2, 3। अब 3 प्रकार कौन से होते हैं, पहले आती है आपकी साइन वेव, दूसरी आती है स्क्वायर वेव, और तीसरी आती है आपकी साटूथ वेव। तो ये आपके अल्टरनेटिंग करंट के प्रकार है। परिभाषा आपको बताई थी। तो साइन वेव का डायग्राम किस प्रकार होगा, यानी इसका आकार होता है S की तरह इस प्रकार। अब S की तरह इस प्रकार तो आकार हो गया, लेकिन देखो ये प्लस ये माइनस, यानी विद्युत धारा प्लस माइनस 0 से होती है। और ये क्या दर्शा रहा है, टाइम, यानी कितने समय में ये विद्युत धारा परिवर्तित है, यानी वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट का पहला आपका साइन वेव, यानी जिसकी आकृति S की तरह होता है, प्लस माइनस ये कम ज़्यादा हो रही है और इस टाइम पर इस प्रकार बह रही है। यानी कुल मिला के इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, यानी 1 सेकेंड समय में तय की गई दूरी। दूसरा आपके स्क्वायर वेव भी यानी होता है जिसकी आकृति वर्गाकार हो, यानी इस प्रकार। इस प्रकार ये हो गया आपकी स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव में क्या है, वो आपका प्लस माइनस 0, और ये क्या दर्शाएगा आपके टाइम को। ठीक है, 2 प्रकार की हो चुके। अब बात करें तीसरे प्रकार की, तो यह साटूथ वेव, यानी जिसकी आकृति आरे के दांतों के समान हो। तो इसकी आकृति आपके आरे के दांतों के समान है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी साटूथ वेव। तो ये भी क्या है, प्लस माइनस यहाँ से हो रही है, कितने टाइम में जा रही है, इस प्रकार जा रही है। तो इस प्रकार ये आपके अल्टरनेटिंग करंट के प्रकार हो चुके। अब इसके बाद में दूसरा प्रकार है आपका DC करंट यानी डायरेक्ट करंट। तो अब डायरेक्ट करंट की आप परिभाषा देखना और वो भी अच्छी से समझना। अगर दोस्तों अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर की ड्राइंग बहुत ही कम चैनलों पर देखने को मिलती है। लेकिन हम बच्चों की हर सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि वो जो डिमांड करते हैं वो डिमांड हम पूरी करते हैं। लेकिन आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए और हम इससे भी अच्छी क्लास से आप देखिए DC करंट ऑफ टाइप। ठीक है, अब इसमें भी ये भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है दोस्तों, पहली आती है इसमें यानी शुद्ध DC, फिर आती है परिवर्तनशील DC, और चौथी आती है आप तीसरी आती है पल्सेटिंग DC। तो ये 3 प्रकार के DC के प्रकार है। अब इनमें देखो पहला आपकी शुद्ध DC। तो शुद्ध DC इस प्रकार आती है एकदम शुद्ध, यानी इसकी दिशा व मान बिना परिवर्तित होती जाती है।
तो प्लस माइनस जीरो, ये आ गया आपका टाइम। तो ये तो एकदम सही डायग्राम। वैसे आपको डीसी एसी का तो प्रतिचिन्ह नहीं आएगा और डीसी का पूछे तो आपका ये आएगा, यानी ये किसका है, एसी का, ये आपका डीसी का। और वैसे एकदम सही डायग्राम ये है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिचिन्ह पूछे तो आपको ये बनाना है डीसी का, अगर आपको जो डीसी का प्रकार तो शुद्ध डीसी का ये आएगा। फिर अब परिवर्तनशील डीसी, अब परिवर्तनशील डीसी क्या होती है, यानी यहाँ से इसका मान परिवर्तित होती हुई इस प्रकार आता है, यानी प्लस से इस प्रकार नीचे की तरफ आता है। और ये क्या आ गया, टाइम। अब बात करें आपकी पल्सेटिंग डीसी, यानी पल्सेटिंग डीसी का डायग्राम देखना अब, यानी इसमें प्लस माइनस तो वही आएंगे, लेकिन इसमें इस प्रकार आती है पल्सेटिंग डीसी। और ये आ गया टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपकी डीसी के प्रकार हो गए, एसी के प्रकार हो गए। अब इसके बाद में ये आपकी पल्सेटिंग डीसी थी। अब पल्सेटिंग डीसी परिवर्तनशील डीसी आती है, जिसको शुद्ध डीसी में चेंज करने के लिए आपके फिल्टर परिपथ आते हैं। अब फिल्टर परिपथ में आपके प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर काम में लेते हैं। अब ये काम में लेते हैं किसके लिए, ओनली फिल्टर परिपथ के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, तो अब आपके आएंगे एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, एक आता आपका शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, तो वो भी इसी के साथ क्लियर करेंगे। फिर आएंगे आपके आरएल, आरसी और आरएलसी श्रेणी सर्किट, तो वो भी हाथों हाथ ही क्लियर करवा देते हैं। तो आपके ये दो प्रकार तो क्लियर हो गए, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के टाइप। अब बात करें दोस्तों, यानी आपके फिल्टर परिपथ जो आप सब जानते हैं, यानी पाई, बैंड, टी आकृति, इस प्रकार के आपके फिल्टर परिपथ होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका फिल्टर परिपथ की बात आगे करेंगे, लेकिन इनके लिए जो काम में लेते हैं जो पुर्जे, वो पुर्जे आ रहे हैं। तो आपका पहला आता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। दोस्तों काफी बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पूरे रेजिस्टिव सर्किट, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है दोस्तों, ये क्लास आपकी सेकेंडरी की ड्राइंग के साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसका लेसन भी एक क्लियर करा है। तो ये चीज़ें आपकी पूरी आपकी थ्योरी में चलती है। तो जिस बंदे की अगर थ्योरी पहले से अच्छी पड़ी हुई है, उन बंदों को ये सेकेंडरी की ड्राइंग समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो बंदा अगर थ्योरी अच्छे से नहीं है उसको टाइम लगेगा समझने के लिए। तो अब देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है, यानी ये क्या है, प्रतिरोध, और इसकी परिभाषा होती है जिस एसी परिपथ में केवल एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है उसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। ये हो गया आर। ठीक है, तो जिस एसी परिपथ में केवल एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है उसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। अब दोस्तों ये तो इसकी परिभाषा होगी, लेकिन आपको मैं 2-3 परिभाषा पूछ भी देता हूँ, आती भी होगी, नहीं आती है तो मैं क्लियर करा देता हूँ। एक आती है आपकी इन फेज, एक आती है आपकी लीडिंग, एक आती है लैगिंग के अलावा एक आती है आपकी एंटी फेज, और एक आती है आपकी कवाडेंचर। ठीक, तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इस लेसन को क्लियर करने से पहले आपको ये 5 परिभाषा तो क्लियर करनी पड़ेगी। तो अब इनके लिए क्या होता है, यानी आपका प्रतिरोधी परिपथ, इंडक्टिव परिपथ और कैपेसिटिव परिपथ, इनमें किस प्रकार आपकी प्रत्यावर्ती राशि प्रदान है। अब आपको मालूम प्रत्यावर्ती राशि 2 होती है, एक तो करंट, एक वोल्टेज, जो इनमें किस प्रकार प्रभावित होती है। सबसे पहले बात करें आपका प्रतिरोधी परिपथ है, और प्रतिरोधी परिपथ में, यानी प्रतिरोधी परिपथ, अब इस प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, यानी विद्युत धारा वोल्टेज दोनों से क्या होती है, परिभाषा देखो जी, यानी इन फेज कहाँ लागू हुआ, प्रतिरोधी परिपथ मान लो या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ मान लो। तो इस इन फेज की परिभाषा होगी, यानी जिस ऐसी प्रतिरोध की बात है, यानी जहां पर जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ चलती है, यानी हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें वोल्टेज और धारा दोनों प्रभावित होगी। तो जब ऐसी
सप्लाई देते हैं जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ चलती है तथा अपने शिखर मान पर भी यानी लास्ट एंड पर भी एक साथ पहुंचती है, उसे इन फेज कहते हैं। यानी विद्युत धारा वोल्टेज दोनों राशि साथ साथ चले उसे इन फेज कहते हैं। कुल मिला के ये आपके वेक्टर डायग्राम में पूछे तो इस शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज राशि ये आई आ गई और ये क्या आ गया ई आर। ई यानी क्या है, आर यानी क्या है प्रतिरोध, ई यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो ये आपका वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल, ये आगे धारा। तो इस शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा वोल्टेज इन फेज यानी दोनों प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ चलती है। तो अब इन फेज की परिभाषा तो मेरे हिसाब से अभी क्लियर हो गई। अब बात करूँ लीडिंग। अब लीडिंग राशि कहाँ होती है, ध्यान रखना, लीडिंग राशि हमेशा कहाँ होती है, कैपेसिटर में। अगर लैगिंग की बात करें तो लैगिंग कहाँ होगी, इंडक्टर में यानी इंडक्टिव परिपथ में। अब एंटीफेज और क्वाड्रेंचर राशि ये भी क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले लीडिंग की परिभाषा देखो। अब लीडिंग की परिभाषा अच्छे से समझना दोस्तों, ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों, यानी कोई कैपेसिटर है। अब पहले आपको मैं एक कैपेसिटर की परिभाषा बता देता हूँ, यानी किसी अचालक पदार्थ, यानी इसके बीच में ये अचालक पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटें, ये तो अचालक पदार्थ आ गया और ये क्या आ गई आपकी चालक प्लेट। तो इसकी परिभाषा आएगी किसकी, कैपेसिटर की। कैपेसिटर की परिभाषा देख लो दोस्तों अच्छे से, इन चीज़ों को आप रट्टा मत कराओ, इनको आप समझो, आगे कभी भूल नहीं पाओगे लाइफ में। तो इसकी परिभाषा होगी कैपेसिटर की, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटें, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है। तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युतिक आवेश को एकत्रित किया जाता है। अब वैद्युतिक आवेश को और आवेश किसका मात्रक है, कूलाम का। तो कूलाम आवेश क्या होता है, Q बराबर CV, ठीक है। तो इस प्रकार आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युतिक आवेश को एकत्रित किया जाता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर क्या होता है, लीडिंग राशि की। और लीडिंग राशि किस प्रकार होगी, क्योंकि इस निरावेशित कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को कुछ समय लग जाएगा और धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगी, यानी कुल मिला के धारा 90 डिग्री आगे हो रही है। और जब प्रत्यावर्ती राशि कोई प्रत्यावर्ती आगे जाती है और एक पीछे रहती है, तो आगे जाने वाली राशि क्या कहलाएगी, लीडिंग, और जो पीछे रह जाएगी वो क्या कहलाएगी, लैगिंग। यानी कुल मिला के कैपेसिटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा तो लीडिंग राशि हो रही है और वोल्टेज लैगिंग राशि हो रही है। बात करें इंडक्टर की, तो अब इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में देखना दोस्तों, यानी ये कोई आपका इंडक्टर है। तो अभी इस इंडक्टर में क्या होता है, यानी जब किसी इंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी दो प्रत्यावर्ती से प्रवाहित की जाती है, तो इस इंडक्टर में से धारा को गुजरने में कुछ समय लग जाता है और आपकी वोल्टेज राशि 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाती है। कुल मिला के इसमें क्या होता है इंडक्टर में, यानी इंडक्टर में वोल्टेज तो लीडिंग राशि है और आपकी विद्युत धारा लैगिंग। क्यों, क्योंकि इस धारा को गुजरने में कुछ समय लग जाता है, वोल्टेज 90 डिग्री अंश से आगे। अब बात करें एंटीफेज और क्वाड्रेंचर। तो एंटीफेज क्या होती है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है तो वो तो एंटीफेज होती है, और जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है तो वह आपका क्वाड्रेंचर कहलाती है। कुल मिला के लीडिंग और लैगिंग तो आपकी एंटीफेज राशि होगी और आपकी क्वाड्रेंचर राशि कहाँ पर होगी, जहाँ पर इन फेज यानी दोनों राशि एक साथ चल रही है, यानी साथ ही यहाँ पर 180 डिग्री अंतर है और इन दोनों में 90 डिग्री का अंतर होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और ये भी आपका क्लियर हो चुका है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। यानी इसमें क्या हो रहा है, जिस ऐसी परिपथ में केवल एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है उसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों राशि क्या हो रही है, इन फेज हो रही है। तो आपका पहला प्रकार ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में बात करें आगे दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सके दोस्तों। दूसरा प्रकार की बात करें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, यानी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, यानी एक मिनट रुको, इसका नाम पूरा करते हैं। शुद्ध
शुद्ध इंडक्टिव सर्किट। अब शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, जिस एसी परिपथ में केवल एक इंडक्टर संयोजित किया जाता है उसे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहते हैं दोस्तों। तो इसकी परिभाषा ये आ गई, इसमें सप्लाई और ये क्या है एल। तो अभी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों प्रतिवर्ती क्या होती है, लीडिंग और लैगिंग। देखो दोस्तों इसमें किस प्रकार क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे ही हम इसमें प्रत्यावर्ती आ देंगे तो विद्युत धारा वोल्टेज दोनों पर, तो इस इंडक्टर में से धारा को गुजरने में कुछ समय लग जाएगा और वोल्टेज तो 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगी और आपकी धारा 90 डिग्री अंश पीछे रह जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपकी वोल्टेज तो क्या है, लीडिंग राशि, और आपकी विद्युत धारा क्या है, लैगिंग राशि। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का इस प्रकार होगा, यानी ये वेक्टर डायग्राम इस प्रकार बनता है दोस्तों। अभी ये आपके शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध कैपेसिटी, इनमें वेक्टर डायग्राम बनेगा। और जैसे आपका आर एल आर सी वो परिपथ है उसमें वेक्टर डायग्राम के साथ ग्राफिकल डायग्राम बनेगा, जो ये चीजें आपको अलग से दर्शानी पड़ेगी वहां पे, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये दूसरा प्रकार क्लियर हो चुका है। अब बात करें तीसरे प्रकार का दोस्तों। तो दोस्तों तीसरे प्रकार का बात करें तो तीसरा प्रकार आपका शुद्ध कैपेसिटर परिपथ, कैपेसिटर परिपथ। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, यानी जिस एसी परिपथ में एक कैपेसिटर संयोजित किया जाता है उसे शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहते हैं। तो ये आपका शुद्ध कैपेसिटिव, ये क्या है, सी यानी कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर की परिभाषा देखो, कैपेसिटर क्या होता है, यानी आपका कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में क्या आता है, चालक पदार्थ, जो भी आपको मैंने पहले परिभाषा दी। तो ये तो क्या है, चालक प्लेट, इसके बीच में क्या है, चालक पदार्थ। तो इसकी परिभाषा हुई, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युतिक आवेश एकत्रित किया जाता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। अब इस कैपेसिटर क्या होता है, अब इस कैपेसिटर क्या होगा कि आपकी इस प्रकार ये वेक्टर डायग्राम है। तो अब इस कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को कुछ समय लग जाएगा और आपकी विद्युत धारा है, यानी ये क्या आपकी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़े जाएगी। ये तो आई आ गया और ये क्या आ गया, ई सी, यानी कैपेसिटर वोल्टेज क्या है। तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को समय लग गया, विद्युत धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर विद्युत धारा तो क्या है, लीडिंग राशि, और आपकी जो वोल्टेज है ये क्या आपकी लैगिंग राशि। तो इस प्रकार आपके शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव, मेरे हिसाब से ये तीनों सर्किट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब इससे आगे बात करें, अब इनको मिला के एक श्रेणी परिपथ पूरा किया जाता है, जो आपके आर एल आर सी और आर एल सी तीन परिपथ बनेंगे। अब इन तीनों परिपथों में क्या होता है, इन तीनों परिपथों में आपके वेक्टर डायग्राम के साथ साथ ग्राफिकल डायग्राम भी बनता है दोस्तों। तो अब इससे नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उस क्लास में आपको ये आर एल आर सी और आर एल सी तीनों सर्किट पूरे कराएंगे दोस्तों। ये हमेशा इन तीनों सर्किट में एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम पूछा जाता है। तो अगली क्लास इससे भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद में नेक्स्ट क्लास आप पूरी देखना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।